संडे स्पेशल एक मैराथन क्लास लेके आई हूँ, जिसमें हम आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को कॉपी में लिखते हुए चलें और उनको बार बार रिवाइज करें। इन्हीं क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अधिकांश क्वेश्चन, क्योंकि आज हम ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास को एक बार सभी लोग पूरा देखिएगा। दूसरी बात, कॉपी पेन लेकर बैठे और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये क्लास देखने को मिल जाए, उनको भी एग्जाम में लाभ मिले आपके द्वारा। ठीक है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और बात करती हूँ, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके सभी की क्लास देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर काफ़ी क्लास डली हुई है। और क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो एक लेडीज है जिनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे जो नर्स आपका उसके जनक भी माना जाता है। फादर ऑफ नर्स किसे कहा जाता है, तो वो आपका इन्हीं को कहा जाता है। तो इनसे संबंधित एग्जाम में कई क्वेश्चन आपके बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इनके संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगी आज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। वेन वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। तो देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जो आपका हुआ था वो 12 मई, नोट डाउन करते जाएं और बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करें। ठीक है, 12 मई 1820 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्लोरेंस इटली में हुआ था। ठीक है, फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था। आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1820 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था ये पूछा जाए यदि आपसे, तो फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था। नोट डाउन कर लिया होगा। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ नर्सिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीपीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और यही क्वेश्चन बार बार इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बार बार आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो हु इज द फादर ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग का जनक किसे कहा जाता है, फादर किसे कहा जाता है, तो वो आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना कि हु इज द फादर ऑफ नर्सिंग किसे कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करती हूँ मैं और आप सभी लोग कमेंट में आंसर भी इसका देते जाएगा। ठीक है, आंसर भी आप सभी देते जाए, ना आए तो आप इसे नोट डाउन करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है कि वेयर वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो अभी हमने आपको बताया कि इनका जन्म जो है वो फ्लोरेंस इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म जो है वो हुआ था। कब हुआ था, तो 12 मई 1820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बात करती हूँ। आगे आपका क्वेश्चन है कि वेयर डिड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल डू ए कोर्स इन नर्सिंग, यानी कि जो आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्होंने नर्सिंग का कोर्स कहाँ किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग का जो कोर्स है वो कहाँ पर किया था। यानी नर्स से बहुत ज्यादा, यानी नर्स का काम करना बहुत अच्छा इनको लगता था, इसीलिए इनको एक नाम और दिया गया। अभी हम आगे बात करेंगे। तो वेयर डिड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल डू ए कोर्स इन नर्सिंग, तो इनका जो कॉलेज का नाम था वो आपका था इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोटेस्टेंट कॉनेसेस कैसरबर्थ, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोटेस्टेंट डिकॉनेसिस कैसरवर्थ। इस कॉलेज में इन्होंने क्या किया था, नर्स कोर्स किया हुआ था। किसने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। तो ये कहीं पर आप अपना नोट डाउन कर लें, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं कि ड्यूरिंग विच वार डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल सर्व सोल्जर्स, यानी कि किस युद्ध के दौरान, किस युद्ध, यानी बार माने युद्ध, किस युद्ध के दौरान इन्होंने सैनिकों की सेवा की थी। सर माने तो सेवा, किस युद्ध के दौरान इन्होंने सैनिकों की सेवा की हुई थी। तो ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, क्रीमिया युद्ध के दौरान इन्होंने सैनिकों की बहुत ज्यादा सेवा की थी
और सैनिकों की बहुत ज़्यादा देखभाल इन्होंने की थी, जिसकी वजह से इन्हें एक नाम और दिया गया था, लेडी विद द लैंप। इन्हीं सैनिकों के द्वारा, जिन सैनिकों की इन्होंने सेवा की थी उन्हीं सैनिकों के द्वारा, और ये किस युद्ध में की थी, तो क्रीमिया युद्ध, क्रीमिया नाम एक युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने सैनिकों की बहुत ज्यादा सेवा की थी जो घायल सैनिक हो गए थे, और उन सैनिकों के द्वारा इन्हें एक नया नाम दिया गया था, द लेडी विद द लैंप। ये लैंप ले लेके, लैंप क्यों कहा गया था इनको, तो लैंप ले लेके प्रत्येक सैनिक के पास ये जाती थी, प्रत्येक सैनिक के पास उनकी चारपाई के पास जाती थी और बेड के पास जाती थी, चारपाई सॉरी नहीं, बेड के पास जाती थी और वहां पर उनकी देखभाल अच्छे से करती थी, तो इसीलिए इनको लेडी विद द लैंप कहा जाता था। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर तो क्रीमिया युद्ध हो जाएगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ डिड सोल्डर्स रेफरेंस नाइटिंगेल, जो नाइटिंगेल है उनको उनके बारे में क्या कहा गया था, सैनिकों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में क्या कहा था। तो देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जो सैनिकों ने कहा था वो कहा था, इनका नाम दिया था एक लेडी विद दी लैंप। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो दूसरा नाम दिया गया है वो लेडी विद द लैंप के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नहीं तो आप देख लेना। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपके। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि वेन वाज आर्मी मेडिकल स्कूल फॉर्म्ड, इन्होंने आर्मी मेडिकल यानी कि सैनिक मेडिकल स्कूल जो है वो कब फॉर्म किया था, कब बनाया हुआ था। तो देखो इन्होंने जो इसकी फॉर्मेशन जो की थी, निर्माण जो किया हुआ था वो 1857 ईस्वी में किया था। किसने किया था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा ही किया गया था। वेन वाज आर्मी मेडिकल स्कूल फॉर्मेड, तो 1857 ईस्वी। ठीक है, कब किया था, 1857 ईस्वी, 1857। उसके बाद बात करते हैं कि वेन डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाई, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो मृत्यु हुई थी वो 13 अगस्त 1910 ईस्वी में लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी, लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, तो 13 अगस्त 1910 में, 1910। ये डेट आप याद कर लीजिए, 1910, ये आपसे पूछी जा सकती है, तो अच्छे से कहीं पर नोट डाउन जरूर कर लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। आगे क्वेश्चन आपका है कि हु वाज द फर्स्ट नर्स इन इंडिया, हु वाज द फर्स्ट नर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली नर्स कौन थी। तो देखो भारत में जो पहली नर्स है वो 1891 यानी 1891 में बनी हुई थी। कौन था, तो काशीबाई गणपत, GANPAT, बाई काशीबाई गणपत। ये हम यहाँ पर हिंदी में लिख दे रहे हैं, आप हिंदी में लिख लेना, नहीं तो बाई काशीबाई गणपत। ये भारत की प्रथम महिला नर्स कह सकते हो आप। भारत की प्रथम महिला जो नर्स बनी हुई थी वो कौन थी, बाई काशीबाई गणपत। और ये कब बनी हुई थी, तो ये आपकी 1891 ईस्वी में। ठीक है, बाई काशीबाई गणपत, ये नाम आप लोग याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्योंकि नर्स से संबंधित एग्जाम हो रहा है, यूपीपीएससी नर्सिंग है, तो आपसे नर्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। नर्स कोर्स कितने साल का होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंडर ग्रेजुएट होता है, ये ग्रेजुएट होता है। तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है एक, जो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो 4 साल में आपका कराया जाता है, 4 साल में ये कंप्लीट होता है। और दूसरी बात, नर्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो नर्स की जो फुल फॉर्म है वो नोबल अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपैथी इफिशिएंट। ना से है यहाँ पर नोबल, और यू से आपका अंडरस्टैंडिंग, और आर से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एस से आपका है सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, और इफिशिएंट। ये फुल फॉर्म जो है वो आप सभी लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए नर्स में एन शब्द का अर्थ क्या है, नर्स में एस शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर एस से क्या संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि ई से क्या संबंधित है, यू से क्या संबंधित है, आर से क्या संबंधित है, आर से मतलब यहाँ पर क्या है। तो किसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि नर्स से संबंधित एग्जाम है तो कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपकी फुल
फॉर्म क्या है? नोबल, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपैथी, एफिशिएंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, याद कर लेना, हम पूछेंगे आपसे आगे कभी भी टेस्ट के रूम में आपसे पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं कि हु इज द मदर इंडियन नर्सिंग। देखो, हु इज द मदर ऑफ इंडियन नर्सिंग, यानी कि भारत में जो भारतीय नर्सिंग है, भारत की नर्सिंग ऑफ की जनक किसे कहा जाता है? तो देखो, भारत में जो जनक कहा जाता है नर्सिंग का, वो भी आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हु इज द मदर ऑफ इंडियन नर्सिंग, तो वो भी आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। ठीक है, हु इज द मदर ऑफ इंडियन नर्सिंग की माता कौन है, यानी कि मदर कौन है? तो वो आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है, आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे ये क्वेश्चन आपसे पिछली ईयर भी पूछा गया था और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, जिस दिन जो नर्स की नींव रखी हुई थी, नर्स के बारे में शुरुआत जो की थी, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की थी। मॉडर्न नर्स का जन्म पूछा जाए, जैसे मॉडर्न नर्सिंग का फादर किसे कहा जाता है? तो वो भी आपका आधुनिक नर्स का जो पिता कहा जाता है, वो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो बर्थ हुआ था वो 12 मई को हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1820 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। तो जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी डे को नर्स डे मनाया जाता है। तो 12 मई, यानी कि यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, जो मई आने वाली है 12 मई। ठीक है, 12 मई को इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है उन्हीं के जन्म दिवस पर। किन के जन्म दिवस पर? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर। ठीक है, याद कर ले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी हद तक आपके लिए। एक क्वेश्चन आपसे जीके में पूछा जा सकता है या आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में ही पूछा जा सकता है कि भारत की फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में किसे जाना जाता है? भारत की फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में किस को जाना जाता है? तो देखो, वो आपका सरोजनी नायडू को जाना जाता है। सरोजनी नायडू, जिसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है। तो सरोजनी, ये भी क्वेश्चन आपसे जीके में पूछा जा सकता है कि भारत की फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, हम आपको क्वेश्चन और भी कराती हूँ इसी संबंधित। और इससे पहले हम आप सभी से यही निवेदन करना चाहेंगे कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अच्छा लग रहा हो पढ़ने में। और क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी प्रकार की, यदि आप क्लास पाना चाहते हो, यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, एम्स की तैयारी कर रहे हो, सीपी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन और सॉल्व करा देती हूँ। अब यहाँ पर हम आगे आपको न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में जरूर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व है, इनमें से यानी कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? आपके दीर्घ पोषक तत्व किसे कहा जाता है? तो जो आपका प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इन तीनों को ही आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहा। मैक्रो न्यूट्रिएंट आपके कौन कौन से हैं? तो ये दीर्घ पोषक तत्व पूछे जाए आपसे तो ये तीनों ही आप बताओगे। प्रोटीन है, आपका फैट है और कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से आपके 2 रोग होते हैं। ये दोनों रोग आप याद कर ले, पूछे जाते हैं आपसे। मैराइस्मस और एक आपका क्वाशियोरकर, ये दोनों ही रोग आपको याद होने चाहिए मोह जबानी, क्योंकि ये रोग आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी और वैसे भी जनरली पूछे जाते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो एक आपका मैराइस्मस होता है, एक आपका क्वाशियोरकर होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है वो आपकी किस में प्राप्त होती है? तो सबसे ज्यादा विटामिन सी जितने, देखो विटामिन सी क्या होती है हम आपको बता देते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। दूसरी बात, विटामिन सी जो होती है वो किस में विलय होती है? तो ये जल में विलय होती है, जल में घुलनशील यानी वाटर में सॉल्युबल होती है। दूसरी बात, विटामिन सी किससे प्राप्त होती है? तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जो भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में अधिकांश विटामिन सी पाई जाती है। जितने भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में अधिकांश क्या होती है? विटामिन सी होती है। सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाई जाती है? तो वो आपके आंवला में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आंवला में। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि द अदर नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका वो केमिकल नेम है, पूछा जा सकता है आपसे, तो आप याद कर लो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और बाकी के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना फॉलिक एसिड किसे कहा जाता है, पेंटाथोनिक एसिड किसे कहा जाता है, और निकोटिनिक एसिड किसे कहा जाता है। ये भी किसी विटामिन के केमिकल नेम है, तो ये मुझे फॉलिक एसिड और पेंटाथोनिक बता देना है। पेंटोथेनिक और फॉलिक एसिड जो है वो किस विटामिन को कहा जाता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आगे बात करती हूँ कि रेटिनॉल इज आल्सो नोन एज, रेटिनॉल को किस नाम से और जाना जाता है, तो विटामिन ए, आपको पता है विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो आपका रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से जो रोग आपका होता है वो कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जिसे रतौंधी कहा जाता है या जीरोफिथेलमिया जिसे कहते हैं, ठीक है। ये आपके विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन ए किसमें घुलनशील है, तो देखो विटामिन जो होती है वो आपकी वसा में घुलनशील होती है, फैट में, और कुछ विटामिन आपकी जो होती है वो जल में घुलनशील होती है, यानी कि वाटर में। वसा में कौन कौन सी है, तो ए है आपका, डी है, ई है और के है, ए डी ई के। जबकि आपकी जल में घुलनशील कौन कौन सी है, तो बी और सी जो है वो केवल जल में घुलनशील है, और शेष बची हुई विटामिन ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो देखो ये क्वेश्चंस आपको पहले से ही पता है, आप जनरली बायोलॉजी में पढ़ते रहते हो, तो यदि बायोलॉजी में आपकी पकड़ अच्छी है तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व करके आएंगे। लेकिन फिर भी इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही जरूरी नहीं है कि ये सभी क्वेश्चन आपको आते हो, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो क्लास कंप्लीट देखिएगा, और हम जल्दी यहाँ पर करा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी को पता अधिकांश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो ये आपका सनलाइट। सबसे ज्यादा विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होती है, तो वो आपकी सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, सूर्य की किरणों से, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है, तो विटामिन डी की कमी से आपका रोग होता है रिकेटिस, जिसे सूखा रोग कहा जाता है। रिकेटिस नाम का जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में यही पूछा जाए कि वयस्क यानी कि एडल्ट में कौन सा होता है, तो एडल्ट में आपका होता है ओस्टियोमलेशिया नाम का जो रोग है ये बड़ों में एडल्ट में पाया जाता है, जो विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में पूछा जाए तो रिकेटिस, बड़ों में पूछा जाए तो ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछते हैं, देखो यहाँ पर दिया भी है क्वेश्चन कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, तो वो आपका ओस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है, ओस्टियोमलेशिया। और इसके बाद स्कर्वी क्या होता है, तो आपका विटामिन सी की कमी से होता है। पेलिग्रा किसकी कमी से होता है, तो पेलिग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। और टिटेनी क्या है, टिटेनी आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना टिटेनी रोग जो किसकी कमी से होता है, ठीक है। आगे देखिए विटामिन के इज एसेंशियल फॉर, विटामिन के जो है वो किसके लिए आवश्यक होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉटिंग करने, ब्लड का थक्का बनाने, ब्लड को स्कंदन करने के लिए आपको विटामिन के की बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप विटामिन के की कमी आप में हो जाती है तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का स्कंदन नहीं होगा, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ये यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग में ये बहुत ज्यादा सहायक होती है, आवश्यक होती है। पूछा जाए आपसे कि राइबोफ्लेविन इज आल्सो नोन एज, राइबोफ्लेविन को किस नाम से जाना जाता है, तो राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। राइबोफ्लेविन जो किसका केमिकल नेम है, यदि आपसे पूछा जाए तो ये विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है। विटामिन B1 का क्या होता है, तो विटामिन B1 का आपका थायमीन होता है। विटामिन B12 का पूछा जाए तो विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन जो है, साइनोकोबालमिन ये विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है, साइनोकोबालमिन, याद कर लो, पूछा जाता है आपसे। अभी हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे इसके आगे। विटामिन B6 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि B6 का केमिकल नेम क्या होता है। क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा, हम देखेंगे सभी के क्वेश्चन के आंसर, देख रहे हैं उस टाइम, ठीक है। उसके बाद विटामिन ए डिफिशियंसी कॉज, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आपको पता है, जीरोफिथेलमिया होता है, ये भी है। एक नया रोग आप सुनोगे बिट टॉट स्पॉट,
ये क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और नहीं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि बिट डॉट्स स्पॉट क्या होते हैं, ठीक है, ये किस इसके लक्षण क्या होते हैं। और ये आप रोग याद कर लेना, क्योंकि आप कभी कभार आपसे पूछा भी जा सकता है, आप इस चक्कर में पड़ जाओगे कि बिट डॉट्स क्या होता है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा हुआ है। तो बिट डॉट्स स्पॉट क्या होते हैं, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है आपका। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफिथेलमिया और बिट डॉट्स स्पॉट, ये आपके सभी विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं रोग, ठीक है। विटामिन ए की कमी का आगे देखो, विटामिन B6 का रासायनिक नाम यहाँ दे दिया है कि विटामिन B6 इज आल्सो नॉन राइबोफ्लेविन, थायमीन या पेरिडोक्सिन या नाइसिन। नाइसिन तो आपका जो होता है वो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। थायमीन जो होता है वो विटामिन B1 का होता है। राइबोफ्लेविन अभी बताया था विटामिन B2 का होता है। तो बचा क्या, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B6 का। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से आपको सभी को पता है एक रोग होता है ग्वाइटर, जिसे घेंगा रोग कहा जाता है, जो आपका कहाँ होता है, तो ये आपका गले में होता है। कहाँ पर होता है, गले में होता है। जब आपके शरीर में आयोडीन का स्राव सही से नहीं होता है सिक्रेशन, तो आपको एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे कहा जाता है ग्वाइटर यानी कि घेंगा। और इसमें क्या होता है, आपका गला जो है वो सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। और आपके गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आपके गले में थायराइड ग्रंथि होती है। और कौन सी होती है, तो पैराथायराइड। थायराइड और पैराथायराइड ये दोनों ही आपकी एक अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड एक आपकी और पैराथायराइड ये दोनों ही आपकी ग्लैंड से जो गले में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो हमने आपको बता दिया कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो आपका ग्वाइटर रोग होता है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर थोड़ा इसे देख लेना, ध्यान से देखना। तो यहाँ क्वेश्चन है कि डिसीज लाइक रिकेटिस स्कर्वी वेरी ऑकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि कुछ रोग हैं जैसे कि रिकेटिस है, स्कर्वी है, वेरी है, ऑकर्स है, वो वेरी है आपका। ये रोग किसकी कमी के कारण होते हैं, तो आपको पता है वेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग होता है। स्कर्वी आपका विटामिन C की कमी से होता है। रिकेटिस आपका जो है वो विटामिन D की कमी से होता है, ठीक है। तो ये सभी रोग विटामिन से होने वाले रोग है। तो अमीनो एसिड नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी नहीं है, तो क्या है, विटामिन की कमी से कुछ रोग यहाँ पर दी हुई है, जैसे रिकेटिस है, स्कर्वी है, बेरी है, रेटिनॉल है आपका, अभी हमने पीछे बताया हुआ था एक आपका नपुंसकता है, रक्त का थक्का न बनना। ये सब आपके रोग किससे होते हैं, विटामिन की कमी से होते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रोसेस्ड फूड्स जनरली लैक ऑफ, यानी कि जो आपके फूड में जनरली क्या किसकी कमी होती है, तो वो आपके विटामिन की कमी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सी ऐसी है जो फैट यानी कि वसा में घुलनशील नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया था वसा में घुलनशील आपकी कौन सी है, तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो आपकी बी है, बी नहीं, ए है और डी है आपकी, ई है और के है, ये सब आपकी वसा में घुलनशील है। तो है कौन सी नहीं, तो बी और सी आपकी जो जल में घुलनशील है वही आपकी नहीं होगी। तो सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि सी जो है वो आपकी जल में घुलनशील है, किसमें, वाटर में सॉल्यूबल है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज वेरी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखें बहुत ज्यादा। नेम ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन, यानी जो आपका नाइसिन विटामिन है, विटामिन B3 जिसे कहा जाता है, उसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो विटामिन B3 या नाइसिन की कमी से आपका जो रोग होता है वो फेलिग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, फेलिग्रा, ठीक है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपसे बार पूछा जा रहा है इस टाइम। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए, यानी कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम का कंपोनेंट क्या है इसमें से, तो वो आपको पता है विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल से संबंधित है, तो इसका रेटिनॉल ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेटिनॉल आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए का कंपोनेंट क्या है, कौन सा है, तो आपका रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेगा
लोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि यानी एनीमिया डायरेक्ट आप पूछ सकते थे वो यहाँ पर। एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से भी होता है। विटामिन B12 जो होती है जिसे साइनोकोबालमिन कहा जाता है, उसकी कमी से आपका एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। एनीमिया क्या होता है? तो रक्त की कमी होना, ब्लड की कमी होना। तो राइट आंसर आपका कोबालमिन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोबालमिन। ठीक है, आगे देखिए, पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नॉन कोबालमिन। किस विटामिन को कोबालमिन कहा जाता है? किसका रासायनिक नाम है ये? तो ये विटामिन B12 का है, जो अभी हमने आपको बताया था। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? विटामिन आपका कोबालमिन, यानी साइनोकोबालमिन में आपको मिल सकता है। आप कोबालमिन भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, नेम ऑफ द विटामिन विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कौन सी विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में आपकी सहायक होती है? तो वो आपको पता है, विटामिन के। ठीक है, कौन सी होती है? विटामिन के। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन सी इज द प्रेजेंट इन, इसमें इनमें से किसमें विटामिन सी प्रेजेंट है? तो पपाया में नहीं होती है, गुआवा में नहीं होती है, बहुत कम होती है, गुआवा में होती तो है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः यहाँ पर जो आपसे पूछी गई है वो टमेटो में आपकी विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड से किसकी कमी कौन सा ऐसा तत्व है जो, यानी कि किसकी कमी होती है? तो आपको पता है थायराइड से निकलता क्या? आयोडीन। तो आयोडीन की कमी आपकी हो सकती है। आयोडीन जो आपका इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द डिफिशियंसी, तो यदि आपका थायराइड ग्रंथि से आपका यदि आयोडीन नहीं निकलता है तो तभी तो आपको ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल आर विटामिन डिफिशियंसी डिसीज एक्सपेक्ट, यानी इनके किसके अलावा रोग ऐसा कौन सा है जो विटामिन की कमी से नहीं होता है? ठीक है, जो विटामिन की कमी से नहीं होता है वो विटामिन की कमी से नहीं होता बल्कि दूसरा कोई है। तो देखो, रिकेटिस विटामिन की कमी से होता है, आपका स्कर्वी होता है, और क्लोसिस भी होता है। ये नया रोग हमने यहाँ पर सुना हुआ है, कैलोसिस। और यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो मराइस्मस जो प्रोटीन की कमी से होता है। आपका किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से आपका रोग होता है, जो विटामिन की कमी से नहीं है बल्कि किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इन ड्यू टू, कैल्शियम जो आपका है वो किसकी वजह से, किसमें सॉफ्ट टिश्यू जो है वो किसके कारण होता है? तो कैल्शियम जो है वो आपका एक्सेस ऑफ विटामिन डी की वजह से आपको पता है विटामिन डी जो है वो हड्डियों यानी कि बोन्स को बनाने में भी सहायक होती है। तो कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू, तो वो एक्सेस ऑफ विटामिन डी के कारण। ठीक है, किसके कारण है? एक्सेस ऑफ विटामिन डी की वजह से। आगे देखिए, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम मे लीड टू कंडीशन इज कॉल्ड, यानी कैल्शियम की कमी से किसके कैल्शियम की कमी हो जाए जब, तो इसकी वजह से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, उस इस कंडीशन को क्या कहते हैं? कैल्शियम की जब कमी हो जाए तो हो सके तो उस रोग को क्या कहते हैं? तो वो आपका टिटेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिटेनी। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी जिसे रतौंधी कहा जाता है, वो विटामिन ए की कमी से आपका होता है। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया मराइस्मस, वही क्वेश्चन है कि मराइस्मस एंड क्वाशियोरकर जो रोग हैं वो किसके कारण होते हैं? मराइस्मस और क्वाशियोरकर जो रोग हैं वो किसके कारण होते हैं, किसके कारण ये डिसीज होते हैं? तो ये आपको पता है, अभी हमने बताया था, प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से आपका मराइस्मस और क्वाशियोरकर जो रोग है वो बच्चों में पाए जाते हैं। बच्चों में ये रोग जो होते हैं दोनों, वो कौन कौन से? एक मराइस्मस है, क्वाशियोरकर है, और ये दोनों रोग किसकी वजह से होते हैं? तो ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए प्रोफिलेक्सिस प्रोग्राम वाज द लॉन्च्ड इन ईयर, जो विटामिन ए का लेक्सिस प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च किया गया था? वो 1970 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया था? 1970 में। प्रोफाइलेक्सिस जो प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था? तो 1970 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज विटामिन ए इज गिवन, यानी कि फर्स्ट डोज में कितना विटामिन ए कब दिया जाता है, तो विटामिन ए का जो फर्स्ट डोज जो आपको दिया जाता है वो 9 मंथ्स में, 9 मंथ्स के बाद, ठीक है। और 9 मंथ्स विटामिन ए जो फर्स्ट डोज दिया जाता है विटामिन ए का वो कब दिया जाता है, 9 मंथ्स में, आपका 9 महीने में दिया जाता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, जो आपका आयोडीन की कमी से, देखो आप जो क्वेश्चन है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन आप न्यूट्रिशन से तो क्वेश्चन है पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च, जो आयोडीन की कमी से जो आपके डिसऑर्डर होते हैं वो कंट्रोल करने के लिए कब प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तो वो आपका 1963 ईस्वी 1963। याद कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हो सकता है कि आपसे पूछा जा सके, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मिड डे मील, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन ईयर ऑफ, जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो कब आपका बताया गया था, तो इसके बारे में, तो ये आपका 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में आपका मिड डे मील प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोल ऑफ नर्स इन मिड डे मील प्रोग्राम इज, जो नर्स का जो रोल होता है मिड डे मील प्रोग्राम में वो आपका क्या, असेसमेंट ऑफ हेल्थ, प्लानिंग, एवुलेशन और न्यूट्रिशन, एजुकेशन और ऑल ऑफ द, तो ये सभी आपके नर्स से संबंधित है, ठीक है। रोल ऑफ नर्स इन मिड डे मील प्रोग्राम इज, तो आपके असेसमेंट ऑफ हेल्थ, प्लानिंग, एवुलेशन विकास करना और आपका विकास और साथ ही साथ न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन संबंधित शिक्षा भी, ठीक है। तो ये सब आपके मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत एक नर्स का रोल होता है, इनके बारे में बताना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्रेगनेंसी के टाइम या लैक्टेशन के टाइम आपके न्यूट्रिशन की क्या आवश्यकता, क्या इसके दौरान क्या क्या कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, तो द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो 9 से 12 किलोग्राम, ठीक है। द टोटल वेट गेन प्राप्त कर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, तो 9 से 12 यानी कि 9 से 12 kg। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपल्सरी फीडिंग ऑफ इन्फेंट कैन बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ, तो 12th मंथ, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के टाइम कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए, तो 75 ग्राम, ठीक है, 75 ग्राम। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है द व्हाट वाज द एडिक्वेट इनटेक कैल्शियम मिलीग्राम पर डे इन प्रेग्नेंट वोमेन, तो 1000 मिलीग्राम पर डे कितना है, 1000 कैल्शियम जो आपको लेना है पर डे, प्रेग्नेंट जो वोमेन को कैल्शियम जो पर डे कितना लेना होता है, तो 1000 मिलीग्राम प्रति डे, 1000 मिलीग्राम प्रति डे कैल्शियम उसे लेना चाहिए, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है कि विच डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद कैलोसिस, तो ये आपका जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, जो आगे दिया हुआ था। कैलोसिस जो रोग है, या चैलियोसिस का उसे, तो ये रोग जो आपका है वो विटामिन बी की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया हाउ मेनी कैलोरीज आर रिकमेंड फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उनको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, तो वो आपकी 2500 ग्राम, कितने 2500 कैलोरी लेनी चाहिए, इनको कितना रिकमेंड किया जाता है, तो 2500 कैलोरी, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए आपसे कि विच न्यूट्रिएंट इज ऑफ्टन गिवन टू इन्फेंट एट बर्थ के दौरान कितना क्या लेना है आपको, सही है, पर प्राय न्यूट्रिएंट कौन सा, तो विटामिन के, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है डायबिटीज इज ए बॉडी लैक या इनएबिलिटी यू टू यूज, यानी कि डायबिटीज जो रोग है वो बॉडी में किसकी कमी से होता है, तो डायबिटीज रोग है वो आपका इंसुलिन की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है जो कहाँ से स्रावित होता है, तो वो आपका अग्नाशय में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए हुए आप इनको पढ़ते जाइएगा,
यहाँ पर विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ आवर बॉडी यूज टू मेक ब्रेस्ट मिल्क। तो आपका ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, कौन सा हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है जो मिल्क को बनाने में सहायक होता है, तो वो आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन है वो मिल्क बनाने में, ब्रेस्ट में मिल्क बनाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो ये क्वेश्चन 15वां जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया हुआ है ये भी आपसे पूछा जाता है कि द मिल्क मेड बाई द बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ हैज सर्टेन नेम, व्हाट इज इट। तो फर्स्ट डे जो मिल्क स्रावित होता है, सिक्रेट होता है, उस मिल्क को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रम। क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। द मिल्क मेड बाई द बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद जो फर्स्ट मिल्क जो होता है, सिक्रेट होता है, उस मिल्क को क्या कहा जाता है, दूध को, तो वो कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा, ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंड फॉर मदर्स और हुएवर। जो किस ये रिकमेंड किया जाता है किस महिला को दुग्ध नहीं पिलाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए, तो ये रिकमेंड किया जाता है HIV से जो किसी यदि कोई HIV है तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए, बच्चे को दुग्ध नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि द एवरेज वेट ऑफ द बेबी बर्थ, जन्म के समय बेबी का एवरेज औसतन वजन कितना होना चाहिए, तो वो 2.5 kg होना चाहिए। 2.5 kg लगभग उसका वजन जो वेट है वो होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है न्यूट्रिशन ऑफ कुछ चाइल्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं, जैसे द कंपलसरी फीडिंग इन्वॉल्व्स, तो टाइमली होना चाहिए, एडिक्यूट होना चाहिए, एक्टिव फीडिंग होना चाहिए, ये सभी आपके लिए यहाँ पर सही है। ठीक है, द इन्फेंट डबल हिज हर बर्थ वेट एट विच मंथ, तो पूछा गया है द इन्फेंट डबल इज हर बर्थ उसका जन्म वेट एट विच मंथ, तो 5 months। ठीक है, कितना होना चाहिए, 5 months। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि विच न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट गोज अप इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में किस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो आपकी विटामिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट में। ठीक है, किसकी ओल्ड एज में किस की न्यूट्रिएंट आवश्यकता होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम वाज स्टार्टेड विच ऑफ ईयर, जो चाइल्ड से संबंधित जो स्कीम है, सर्विस है, वो कब स्टार्ट की गई थी, तो 1975 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी, 1975 ईस्वी में। ठीक है, ICDS गिव्स इम्यूनलाइजेशन सर्विस टू, तो चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर के लिए और प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर के लिए। तो ये ICDS की फुल फॉर्म क्या है, अभी हम आपको आगे बता देंगे, नहीं तो आप एक बार देख लेना ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन काफी है, हम आपको यहाँ पर बता देंगे कई क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि डेली प्रोटीन इनटेक, डेली कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, तो 20 से 25 ग्राम, कितनी 20 से 25 ग्राम डेली प्रोटीन लेनी चाहिए। आगे क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ कि डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन इल्ड्रली, तो आपका डेली जो आपको जो कैल्शियम लेनी चाहिए वो कितनी 1000 मिलीग्राम। ठीक है, जो एल्डरली जो लोग होते हैं उनको कितनी कैल्शियम लेनी चाहिए, वो आपकी 1000 मिलीग्राम लें। डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट एल्डरली इज, तो वो आपकी 1 से लेके 2 ग्राम लेनी चाहिए। ठीक है, 1 से 2 ग्राम प्रोटीन है वो डेली इन लोगों को लेनी चाहिए। उसी प्रकार से डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज ऑफ टोटलर, तो वो आपकी 1000 से लेके 1400। ठीक है, 1000 से लेके 1400 लेनी चाहिए। आगे देखो, यहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए, आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है द इम्यूनाइजेशन MMR इज गिवन चिल्ड्रन एट, तो ये 9 months। ठीक है, 9 months आपको याद कर लेना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए, हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर, निरंतर आप पढ़ लेना इनको। ठीक है, इनको आप पढ़ लेना, हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे इन सभी क्वेश्चंस को। तो ये बाई की क्वेश्चन बाई बार बार रिवाइज हो रहे हैं जो यहाँ पर पीछे पूछे जा चुके हैं।
देखिए आगे आपका क्वेश्चन कुछ डिसीज से संबंधित है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया कि विच डिसीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हम बायोलॉजी में बहुत ज्यादा कराते हैं और ये क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहले से पढ़ चुके होंगे। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है उसमें हम आपको रोग से संबंधित कोई डिसीज से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे विच डिसीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की वजह से कौन सा रोग होता है, तो वो आपका मलेरिया रोग होता है। कौन सा होता है, मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है आपका। प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। और मलेरिया रोग जो है उसका कैरियर कौन होता है, वो प्लाज्मोडियम का कैरियर कौन सा होता है, तो प्लाज्मोडियम को बहा के प्लाज्मोडियम को जो लेके आएगा वो आपको पता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्क्यूटो होता है, फीमेल एनाफ्लीज यानी कि मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो इसका क्या है, कैरियर होता है। किसका, प्लाज्मोडियम का। पूछा जाए कि मलेरिया का कॉज क्या है, प्लाज्मोडियम को लेके कौन आएगा, तो वो आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर लेके आएगा। पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारण क्या है, मलेरिया किसके कारण होता है, तो वो आपका प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया का बाग कौन है, तो वो आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, मलेरिया रोग का बाग पूछा जाए तो मादा एनाफ्लीज मच्छर हो जाएगा और कारण पूछा जाए तो आपका प्लाज्मोडियम हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया जो उसका जो ट्रांसफर करने वाला है वो कौन है, यानी कि मलेरिया का मलेरिया इसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। वो उसे लेके कौन आता है, तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्क्यूटो है वो मलेरिया को आपका ट्रांसमिटेड करता है, यानी कि उसी के कॉज जो होता है प्लाज्मोडियम यानी कि इसके कारण होता है, उसे लेके आता है। लिम्फेटिक फाइलेरियसिस इज नॉट कॉज्ड बाय, लिम्फेटिक फाइलियसिस इज नॉट कॉलिए, तो यानी गलत यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। लिम्फेटिक अच्छा ठीक है यहाँ पर पूछा गया कि लिम्फेटिक फाइलेरियसिस इज नॉट कॉज, इनमें से कौन सा ऐसा जो लिम्फेटिक यानी फाइलेरिया रोग नहीं जो आपका उत्पन्न करता है, किसके कारण नहीं उत्पन्न होता है, तो बुचरेरिया ब्रूगजिया इसके कारण उत्पन्न नहीं होता। शेष यहाँ पर जो लिखे हुए हैं आपके ब्रूगिया मलेयाई है, टिम्बोरी है या बुचरेरिया ब्रिंकोफिटाई है, इन सभी के कारण आपका फाइलेरिया जो रोग है वो उत्पन्न होता है, जबकि जो पहला ऑप्शन दिया हुआ था इसके कारण उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था द वाइट ऑफ फ्लीबोटमियस अर्जेंटिपाइस ट्रांसमिटिस, तो ये आपका जो रोग है वो काला आजार यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार इसे देख लेना। और क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहा लेकिन आप इसकी उसे सर्च करके इसे देख सकते हो आप। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियन लेसीमेनियसिस इज द अनदर नेम ऑफ विच डिसीज, यानी कि जो आपका लेसीमेनिया रोग है वो इसे इंडिया में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे काला आजार कभी कहा जाता है। इंडियन लेसीमेनियसिस इज द अनदर नेम ऑफ विच डिसीज, तो वो उसे काला आजार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, काला आजार। ठीक है, पर्ट्यूटिस क्या होता है, तो ये पर्ट्यूटिस और डिफिथीरिया जो होते हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। पर्ट्यूटिस और आपका काला आजार है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। उसके बाद यहाँ दिया जेई ट्रांसमिटेड बाय, जेई क्या होता है, मैंने देखा भी नहीं इसे, आप एक बार देख लेना। जेई इज ट्रांसमिटेड बाय, तो ये क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो की वजह से, किसके, जेई क्यूलेक्स मच्छर से, आपको पता है क्यूलेक्स मच्छर से तो आपका जो आपका ये अच्छा ठीक है समझ में आ गया। जापानीज इंसेफ्लाइटस, जापानीज इंसेफ्लाइटस को क्या कहा जाता है, वो आपका जेई के शॉर्ट में कहा जाता है, इसे शॉर्ट में इसे जेई कहा जाता है। किसे, जापानीज इंसेफ्लाइटस। इनसे फेल्टियस जो रोग होता है आपका, जिसे हाथी पांव कहा जाता है, जापानी जो हाथी पांव जो रोग है वो किसके कारण किसके उसका ट्रांसमिटेड कौन होता है, उसे कैरियर कौन सा होता है, तो वो आपका क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो होता है, मादा क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो यानी कि फीमेल। ठीक है, तो यही आपका है, समझ में आ गया, याद भूल गए थे हम। उसके बाद आपका है एडीज एल्बो पिक्टस ट्रांसमिटिस एक्सेप्ट, यानी एडीज एल्बो पिक्टस ट्रांसमिट, यानी कि इनके अलावा किस ऐसा कौन सा है जो इसको यानी कि इन रोगों को नहीं फैलाता है, तो आपका काला आजार जो है वो आपका सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ठीक है, काला आजार जो है वो सीसी, डेंगू, ये सब आपके एडीज मच्छर के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा फैलते हैं, एडीज मच्छर के द्वारा। आपको पता है कि एडीज मच्छर के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, मादा एडीज मच्छर से फैलने वाले रोग कौन कौन से, तो आपको पता है चिकनगुनिया है, डेंगू है, जीका इन्फेक्शन, ये सभी आपके एडीज से होते हैं। लेकिन आपका काला आजार जो होता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ये सीसी मक्खी से होता है या आपका बालू मक्खी से होता है, सैंड फ्लाई से होता है।
किससे होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना एक बार, ठीक है। और नहीं तो हम एक बार का बालू मक्खी है। आगे देखो, आगे नहीं तो मिल जाएगा अभी क्वेश्चन। हेंस हेंसेंस डिसीज इज द नोन एज, हेंसेंस जो डिसीज होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे लेप्रोसी कहा जाता है। जैसे कोढ़ रोग शायद कहते हैं, कोढ़ या लकवा रोग के नाम से इसे जाना जाता है, लकवा, लेप्रोसी। तो हेनसेंस डिसीज इज आल्सो नॉन, तो इसे क्या कहा जाता है, लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ब्रोड टेलेला परट्यूटिस, बॉर्टेटेला परट्यूटिस के नाम किसके कारण क्या होता है, तो वो हुपिंग कफ, जो काली खांसी रोग होता है वो आपको पता है परट्यूटिस के कारण होती है। किसके कारण होती है, काली खांसी जो रोग है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। ये किसकी वजह से होता है, तो ये बॉर्टेडेला परट्यूटिस की वजह से आपका होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका पूछा गया है, वही दिया है कि हुपिंग कफ इज एनोदर नेम ऑफ विच डिसीज, जो हुपिंग कफ है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो परट्यूटिस, यानी कि उसका ये डिसीज हुपिंग कफ जो है वो किसकी वजह से होता है, तो परट्यूटिस की वजह से होता है, ठीक है। हुपिंग कफ आपको पता है ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, किसे, डीपीटी। ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी। डी से क्या होता है, डिफिथीरिया, पी से परट्यूटिस और टी से क्या होता है, टिटेनस। इसे डीपीटी का टीका जो है वो 3 रोगों में लगाया जाता है, डिफिथीरिया, परट्यूटिस यानी काली खांसी और टिटनेस, इसलिए इसे ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है, ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपका है कि डायरिया इज कॉज्ड बाय, डायरिया जो रोग है वो किसकी वजह से होता है, तो एडिनो वायरस की वजह से भी होता है। डायरिया जो रोग है वो किसकी वजह से होता है, तो वो आपका एडिनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि विच लोशन इज यूज द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज, स्केबीज में कौन सा लोशन लगाया जाता है, तो जोनेट 25%, बेंजेवेंट जोनेट 25% जो है वो आपका विच लोशन इज यूज द ट्रीटमेंट में आपका किसके ट्रीटमेंट, तो स्केबीज के ट्रीटमेंट में कितना लोशन, कौन सा लोशन लगाया जाता है, तो जोनेट 25%, ठीक है। ये आप याद कर लेना। आगे देखो, यहाँ पर दिया हुआ है डीडीटी संबंधित क्वेश्चन है, और उसके बाद हाइड्रोफोबिया इज कॉल्ड बाई हाइड्रोफोबिया इज कॉल्ड बाई विच वायरस। देखो हाइड्रोफोबिया वैसे रेबीज वायरस से होता है, यहाँ पर दिया है लाइसा वायरस, तो हो सकता है कि आपका दूसरा नाम है इसका, लेकिन पहले से आपने पढ़ा होगा रेबीज वायरस की वजह से होता है। किसकी वायरस की, रेबीज वायरस की वजह से एक रोग होता है जिसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया, जिसमें क्या होता है, जल से, पानी से डर लगने लगता है, पानी से क्या लगता है, डर लगता है। तो यहाँ पर लाइसा वायरस दिया हुआ है, इसे आप याद कर लेना, ठीक है। बीच वन ऑफ द इज नॉट बैक्टीरियल डिसीज, इनमें से कौन सी डिसीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होती है, तो टिटेनस होती है, एंटेरिक फीवर भी है, डायरिया भी है, लेकिन आपका पेडिकुलेसिस जो रोग है वो आपका बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है, बल्कि किसके द्वारा होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, ठीक है। पेडिकुलेसिस जो रोग है वो किसकी वजह से होता है आपका। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि RNTCP इज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिसीज, जो RNTCP जो नेशनल प्रोग्राम है वो किसके लिए जो है, किस रोग के लिए चलाया गया है, तो वो आपका ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टीबी रोग के लिए एक प्रोग्राम चला गया जिसका नाम है RNTCP, ठीक है। RNTCP के नाम का जो प्रोग्राम है वो किसके लिए चलाया गया था, वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी के लिए। आगे देखिए, IDSP इज नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्सपेक्ट, यानी इनमें से किसके अलावा ये प्रोग्राम जो है वो यानी कि इसके लिए नहीं चलाया गया था, तो टिटेनस के लिए प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आपके एंटेरिक फीवर, डायरिया और रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन, इन सभी के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम है IDSP, ठीक है। IDSP जो प्रोग्राम है आपका वो नेशनल प्रोग्राम है जो टिटनिस के अलावा सभी के लिए चलाया गया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जो आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो किस बैक्टीरिया की वजह से है, तो साल्मोना, विब्रियो, ई कोलाई या कैलीबेसिलिया, तो ये आपका लेबसीलिया नाम का जो बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपका होता है। आरटीआई जो आपका इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से होता है, तो लेबसीलिया, ठीक है, इनकी वजह से आपका क्या होता है, ये रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आगे इस प्रकार से और भी रोग आपके दिए, जैसे गेमुसिया,
फिश इज यूज्ड द मॉस्क्यूटो कंट्रोल मीजर इन विच डिसीज, जो आपकी मॉस्क्यूटो जो उसे कंट्रोल करने के लिए, मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए आपका गेमुसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। गेमुसिया मछली जो होती है वो हमने आपको कल भी बताया था क्वेश्चन में कि ये लार्वा को खा लेती है, मच्छरों का जो लार्वा होता है उसको ये खाने का यूज करती है। तो किस रोग से बच सकते हो आप, तो ये आप मलेरिया रोग से बचने के लिए यदि आप बच रहे तो इसमें मॉस्क्यूटो को कंट्रोल करना पड़ेगा। मॉस्क्यूटो कौन सा है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है उसे खाने के लिए गेमुसिया फिश का प्रयोग किया जाता है, जो उसके लार्वा को खत्म कर देती है। ठीक है, तो वो कौन सी मछली है, गेमुसिया नाम की है। आगे पर क्वेश्चन दिया हुआ कि क्वेश्चन है आपका ऑल मॉस्क्यूटो वाइट एट नाइट एक्सपेक्ट, ऑल मॉस्क्यूटो बाइट एट नाइट, यानी किसके अलावा ऐसे कौन सा मच्छर है जो रात में आपको खाते हैं, अलावा एक्सेप्ट तो यहाँ पर अधिकांश मच्छर जो होते हैं वो रात में काटते हैं, लेकिन एडीज मच्छर जो होता है, जो आपका डेंगू मच्छर, डेंगू बुखार जिससे होता है, डेंगू है आपका, चिकनगुनिया है, ये जो आपका है वो आपका ये मच्छर जो है वो हमेशा याद रखिए दिन में आपको काटता है। लेकिन बाकी के जो मच्छर जैसे क्यूलेक्स है, मेनसोनिया है, या आपका एनोफिलाइन है, ये सब आपको रात में काटते हैं, लेकिन एडीज जो होता है वो हमेशा याद रखिए ये दिन में आपको काटता है, जिसकी वजह से डेंगू और चिकनगुनिया रोग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन विच डिसीज स्वीटिंग स्टेज ऑकर्स, तो ये मलेरिया संबंधित है आपका। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मलेरिया कॉज्ड बाई वैक्स कैन बी ट्रीट विद, तो मलेरिया के लिए यहाँ पर आपको क्यूलोक्यूरिन पायरी में क्यूनेन 0.25 मिलीग्राम प्रति केजी। ठीक है, जो मलेरिया रोग होता है उसमें एक ट्रीट के लिए एक दवाई दी जाती है। वैसे आपको पता है कुनेन नाम की दवाई दी जाती है, कौन सी, कुनेन नाम की इसमें दवाई दी जाती है। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है मोस्ट वाइड स्प्रीड पैरासाइटिड और लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, जो आपका लिम्फेटिक फाइलेरियसिस जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो बुचरेरिया ब्रिंकोफिटाई की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, बुचरेरिया ब्रिंकोफिटाई की वजह से आपका रोग जो होता है वो लिम्फेटिक फाइलेरियसिस रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे आपका दिया हुआ है आगे आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आप इन विच डिसीज एलिफेंटेड फीवर ऑकर्स, तो वो आपका एलिफेंटिक फीवर जो ऑकर्स है वो आपका कौन सा है, फाइलेरिया ही है। एलिफेंट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिले तो वो आपका फाइलेरिया से ही संबंधित है। किससे संबंधित है, फाइलेरिया से। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर सकते हो। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है विच मॉस्किटो कैन नॉट कॉज फाइलेरिया, ऐसा कौन सा मच्छर है जो फाइलेरिया को कॉज नहीं कर सकता है, तो वो आपका एडीज मच्छर। एडीज जो होता है वो डेंगू होता है जिससे, और उसे एडीज मच्छर से आपका काटेगा तो आपको चिकनगुनिया हो जाएगा, लेकिन आपको फाइलेरिया रोग नहीं होता है। मेनसोनिया हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्यूलेक्स हो जाएगा फाइलेरिया में, लेकिन एडीज आपका नहीं होता है। पूछा जाए आपसे एलिसा टेस्ट इज डन इन, एलिसा टेस्ट है वो किस किस में कर सकते हैं, तो ये आपका जेई यानी कि जापानी इंसेफ्लाइटिस में कर सकते हैं, कालाजार में कर सकते हैं, मीजल्स में कर सकते हैं, तो सभी। और वैसे एलिसा जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा वो एडिस में पूछा जाता है। एडिस का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो एलिसा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो, हाँ ये रहा क्वेश्चन। अभी आगे आपका क्वेश्चन था कि वेक्टर ऑफ काला आजार का वेक्टर कौन सा है, तो वो आपका सेंड फ्लाई है। काला जार जो रोग है उसका वाहक कौन होता है, उसे काला जार किसकी वजह से फैलता है, तो ये सेंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी की वजह से, बालू मक्खी इसे फैलाती है। कौन फैलाती है, बालू मक्खी। ठीक है, तो सेंड फ्लाई की वजह से आपका ये फैलता है। एडीज यहाँ पर दिया हुआ है कि एडीज मॉस्किटो कॉज एस्पेक्ट, यानी किसके अलावा इसमें ऐसे हैं जो एडीज मच्छर से नहीं होते, कॉज नहीं होते हैं, तो चिकनगुनिया होता है आपको पता है, येलो फीवर भी होता है और झीका इन्फेक्शन भी होता है, लेकिन मलेरिया आपका एडीज मॉस्किटो से नहीं होता है, बल्कि ये मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। किसके कारण होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण आपका कौन सा होता है, मलेरिया होता है। लेकिन एडीज से आपके कौन कौन से होते हैं, तो चिकनगुनिया है आपका, और येलो फीवर है, और आपका झीका इन्फेक्शन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया पर्सन विद द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ मलेरिया कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन फॉर्म, तो ये आपके जो फर्स्ट सिम्टम, जो पहले लक्षण जो आपको मलेरिया के ट्रांसमिट दिखाई देते हैं इन्फेक्शन में, वो आपके 4th डे में दिखाई देते हैं। कौन से, 4th डे में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए आप पढ़ सकते हो। राइसिस सिंड्रोम इज कॉल्ड ड्यू टू द यूज, राइसिस सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द यूज ऑफ, तो वो एस्पिरिन, किसके, एस्पिरिन में। राइसिस सिंड्रोम में क्या जो रोग है उसमें क्या यूज किया जाता है, तो एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
ये आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग द WHO मैनेज ADLA एक्वायर्ड डर्मेटो लिम्फेजियो एडिनिटिस फर्स्ट लेवल आर केयर गिवर कैन गिव। तो ये ओरल एथ्रोमाइसिन 1G 3 टाइम्स ए डे, जो ओरल एथ्रोमाइसिन है वो 1 ग्राम 3 टाइम में पर डे दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। ICT इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन। ICT जो है, ICT इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मलेरिया में, फाइलेरिया में, नॉन या बोथ। तो ICT डिटेक्शन, जो ICT है वो किसके डिटेक्शन में किया जाता है, तो फाइलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया इन विच डिसीज पेशेंट वॉक इन बेंट पोस्चर। तो ये आपका चिकुनगुनिया हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिकुनगुनिया। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम आपको किसी भी दिन करा देंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। और भी क्वेश्चन है वो हम आपको कराते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में